नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बड़ी कृपा की आपने राष्ट्रीय महत्व और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण पक्ष के ऊपर आपने विचार विमर्श हेतु अवसर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, मुंबई में बांद्रा में जिस तरह से रेलवे की जमीन पर कब्जा करके कई दशकों से जो बैठे हुए थे घुसपैठिए और रोहिंग्या, उनको जब हटाया जा रहा है सर, तो वो पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। आप जरा उसको एक बार अगर आप उसके डिटेल समझ लीजिए। वहां पर दशकों से, आपने सही कहा, दशकों से सैकड़ों लोग रहना, हजारों लोग रहना शुरू करके 500 नाजायज झुग्गी झोपड़ियां वहां बन चुकी हैं। और उनकी एक दूसरे को आदान प्रदान अंदरूनी तौर पे, वो कहे मैंने अपने दामाद को दे दिया, दामाद कह रहे मैंने अपने साले को दे दिया, साले कह रहे कि मैंने जीजा को दे दिया। और ये 500 अगर झुग्गी झोपड़ी बने थे, ये 1.31 एकड़ में, जिसकी बताइए माली क्या एस्टिमेट होगा इसकी, मार्केट वैल्यू का 600 करोड़। 600 करोड़ इसकी जो है लागत आज बताई जा रही, बड़ा कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। और इसको हटाने में नाको चने चबाने पड़ गए आरपीएफ को, पुलिस को और अन्य फोर्सेस को। हालांकि सुरक्षा के तमाम इंतजाम थे, लेकिन वहां पे पथराव हुआ, एक दूसरे के ऊपर आक्रमण हुआ। और लुब्बे लुबाब ये था कि 4 पुलिसकर्मी और 6 जनता के लोग घायल हुए। उनका तो उपचार चल ही रहा है, लेकिन 6 पुलिसकर्मी का घायल होना और 4 जनता के, लेकिन ये देखिए पुलिसकर्मी ज्यादा संख्या में घायल हुए, जनता के व्यक्ति उतने घायल नहीं हुए। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत संतुलित तरीके से, बहुत ही परिमार्जित तरीके से, बहुत ही प्रोपोर्शनल तरीके से बल प्रयोग किया गया। आपने ये भी सुना होगा कि फेक न्यूज फैलाए गए, रील बनाई गई, रील को फोटोशॉप किया गया, उसमें अफवाहें डाली गई। अफवाहें ये डाली गई कि केवल मस्जिदों पर आक्रमण हो रहा है और हमारे दीन के ऊपर हमला हो रहा है। लोगों की भावनाएं भड़काई, उनको उत्तेजित किया गया, आगजनी करवाई गई, पथराव कराया गया, पुलिसकर्मियों के ऊपर आक्रमण हुआ। और ये सब चीज होती रही, लेकिन जिस बेशर्मी के साथ ये तो जो हुआ सो हुआ। संतोष का विषय ये है कि लीगल प्रोविजंस पूरे फॉलो करने के बाद ये कार्रवाई हुई है। ऐसा नहीं कि लीगल प्रोविजन या सुप्रीम कोर्ट की दिशा निर्देश के विपरीत कोई कार्रवाई हुई है। तो वैसे तो ये संविधान और कानून की बातें बहुत करते हैं, लेकिन जब बात आती है अनुपालन की, तो ये चाहते हैं कि इनके हिसाब से अनुपालन हो। सरकार ने सारी प्रिकॉशंस लेके नोटिस देने के बाद इनको बेदखल किया। बेदखल करने में आपने खुद देखा कि 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। यही हालात अगर यूपी में हुए होते हैं या आज पश्चिम बंगाल में, तो इनकी जो कुटाई होती ये भूल जाते हैं। ऐसी कुटाई इनकी होती। इनकी हिम्मत नहीं थी पुलिस के ऊपर आक्रमण करना, रील बना करके झूठ और अफवाह फैला देना। और आप ये तूफान बदतमीजी तो देखिए, 2 वहां करके जो इनके स्वयंभू नेता हैं, एक अकबर उद्दीन ओवैसी और दूसरे क्या नाम है समाजवादी पार्टी, अबू आजमी। अबू आजमी दोनों ने बयान ये दिया है, गरीब अगर सर नहीं छुपाएगा तो जाएगा कहां। सरकार की ये जिम्मेदारी है कि गरीबों को सर छुपाने का तो मौका दे। अगर सर नहीं छुपाएंगे, सर झुकाएंगे जाके सरकारी जमीन के ऊपर, बेशकीमती पब्लिक लैंड के ऊपर, दूसरों की जमीन पर। और अपना अगर सर छुपाना है तो सर किसका है? आपका है। तो जमीन भी आपकी रखी अपनी। ये थोड़े ही कि नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे, जमीन दूसरे की है और सर आप छुपाएं वहां जाके। आप अपनी जनसंख्या कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, कंट्रोल कीजिए और वहां पर रखिए, अपना इंतजाम खुद कीजिए। नहीं तो आपके पास तो अरबों खरबों रुपए है, उनसे कहिए आपको बसाएं ले जा करके। जो आपके पास जो जमीनें हैं और जो आपके पास तमाम बेशकीमती संपत्तियां हैं, उनमें ले जाके बसाएं। अरे अपने घर में तुम एक बसा लेते तो हम मान लेते। लेकिन जो अबू आजमी ने कहा है और अकबर उद्दीन ओवैसी ने जो कहा है, गरीबों के अपने सर छुपाने कहां जाए। और अगर सरकार ने यह कार्रवाई की है तो सरकार को सोचना चाहिए था कि इनके पास क्या रास्ते हैं। तो मतलब रास्ता एक ही है कि सरकारी जमीन पर जाकर के नाजायज कब्जा कीजिए और कुंडली मार के बैठे रहिए। 600 करोड़ की जमीन आपने कब्जा करवा दी, ये तो एक मिसाल है। और अगर आप इसको देखें, जहां कहीं भी आप रहती हैं, जो भी आपके श्रोता, जहां दर्शक जो देख रहे हैं, अपने 5 किलोमीटर में सबसे बेशकीमती जमीन हो, पुल हो, पुलिया हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, नेशनल हाईवे हो, आप देखेंगे उसके इर्द गिर्द नाजायज बांग्लादेशियों को लाके जबरदस्ती बसाया गया। पहले वहां पर जो है बसाने की कोशिश की गई, फिर एक अजीबो गरीब एक बहुमंजिली 1 या 2 तल्ले की बिल्डिंग बनाएंगे। उसमें न मीनार होगी न गुंबद होगा। ध्यान से सुने, उसमें न मीनार होगी न गुंबद होगा। कालांतर में जब वो 4 तल्ले की हो जाएगी, तब उसमें साइन बोर्ड लग जाएगा, मस्जिदिया अरबिया बांद्रा रेलवे स्टेशन।
और मीनार भी बन जाएगी, गुंबद भी बन जाएगा, लाउड स्पीकर भी लग जाएगा, और वहां पर दिखाई पड़ जाएगा कि रोज तहरी और वो सब बन रहा है रोटा, और उसकी फोटो खिंच जाएगी, कह देंगे हम तो साहब यहाँ बरसों से यहाँ पे रहते हैं, बरसों से साहब यहाँ पर देखिए खाना बना पकता है, यतीम खाना चलता है। तो ये इनके तौर तरीके सबसे पहले ला करके ये पूरे इंडो नेपाल बॉर्डर पे इन्होंने यही हरकत की। नो मैन्स लैंड पे ला करके इन्होंने पहले मदरसे और मस्जिदें बनाई, फिर ला के बांग्लादेशियों को बसाया, और अब तो कहते हम तो साहब यहाँ दसियों साल से रहते हैं, पुश्तों से यहाँ रह रहे हैं। जैसे ईस्ट बांद्रा रेलवे स्टेशन में जाके 600 करोड़ की जमीन इन्होंने हथियाई। लेकिन सर ये रेलवे के आसपास ही क्यों बसते हैं? आपने और मैंने कई बार उत्तराखंड की भी चर्चा की है, वहां पर भी रेलवे के आसपास इन्हीं की बस्तियां होती हैं, इनको वहां लाकर क्यों बसाया जाता है? ये इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन रेल रोकेंगे, रेल को नुकसान पहुंचाएंगे, आवाजाही को नुकसान पहुंचाएंगे, ये मकसद होता है इन लोगों का। अच्छा सवाल। संवेदनशील स्थानों पे, सामरिक महत्व की जगहों पर, कैंटोनमेंट के एरिया में और रेलवे स्टेशन या पीडब्ल्यूडी की जमीन पे, या आपने देखा होगा नेशनल हाईवेज के आसपास, ये कश्मीर में जाकर के अगर वहां पहुंच जाते हैं, पहलगाम वगैरह पहुंच जाते हैं, या इस तरह के एरिया पहुंच जाते जहां पे हमारा आपका पहुंचना मुश्किल है, लेकिन ये पहुंच जाते हैं, तो ये समझ लीजिए ये पहुंचते नहीं पहुंचाए जाते हैं। और इनका जो धार्मिक स्थल है वो एक तरीके से एक कंपास है, वो एक तरीके से एक सेंटर है, रिहेबिलिटेशन सेंटर है। वहां पे जब कोई बांग्लादेशी आता है, पैसे नहीं तो पैसे दिए जाएंगे, लैंग्वेज नहीं आती तो लैंग्वेज की ट्रेनिंग दी जाएगी, कहाँ जाना है आपस में मशवरा करके उनको वहां पे एक टोली बना के भेजा जाएगा, किसी को अंबाला, किसी को जालंधर, किसी को पहलगाम और किसी को जम्मू, किसी को श्रीनगर। आपने देखा होगा कि जो सबसे सामरिक महत्व की जो जगह हैं वहां पर इनको पहले भेजा जाता है। इनको कभी बलिया या इस तरीके के एरिया से नहीं भेजते, जंगल का इलाका बहराइच होकर वहां भेजते हैं, क्योंकि जंगल के इलाके में जाकर जंगल की लकड़ी काटेंगे, टी की बेशकीमती, नेपाल आने जाने का सिलसिला हो जाएगा, स्मगलिंग करेंगे, मानव तस्करी करेंगे। तो जहां पर अपराध करने की थोड़ी सी छूट हो, सुविधा हो, बेशकीमती जमीन हो, और भविष्य में अगर आईएसआई एजेंट बनना हो, स्लीपर सेल बनना हो, तो रेलवे लाइन या पीडब्ल्यूडी की जमीन या कैंटोनमेंट, इससे बढ़िया स्थान कौन सा हो सकता है। ये बिल्कुल सही है, एक सोची समझे रोड मैप के तहत जहां इनकी जनसंख्या बढ़ती है एक शहर में, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 78 जिले हैं और हर जिले में इनकी जनसंख्या 25-30 हजार तक पहुंचा दी जाए, और कई जिलों में पहुंचा भी दी गई है। वोटर्स आईडी दिला दीजिए। इलेक्शन में इन्होंने मान लीजिए 70 एमएलए की सीट निकाल ली अपने नाजायज बांग्लादेशियों की बदौलत, तो आप ये समझ लीजिए ये सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएंगे, ये सरकार में हस्तक्षेप करने की स्थिति में तो आ ही जाएंगे, सरकार में एक महत्वपूर्ण पद पाने की स्थिति में आ जाएंगे। और आप याद करें देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी के इर्द गिर्द उससे ज्यादा संवेदनशील स्थान तो कोई हो नहीं सकता है। सामरिक महत्व की जो सबसे ज्यादा संवेदनशील स्थान है, जहां पर हमारे मिलिट्री के कैडेट्स और मिलिट्री की ट्रेनिंग होती है, नाना प्रकार की एक्सरसाइजेज होती है, वहां की छाती पे जाकर के लोगों को नाजायज तरीके से कॉलोनी काट के बसाना, आखिर हमने इस अंधेर को देखा नहीं? और अगर देखा नहीं तो जिन लोगों ने जो उस पाप में शामिल थे उनके ऊपर कार्रवाई तो अब हो जानी चाहिए। और वैसे भी सारा जो आपका ड्रामा हमने उत्तराखंड का बताया था, पटरी के दोनों तरफ लगाने में इनका एक बहुत बड़ा हाथ था। पुरानी जो राष्ट्रीय पार्टी थी सबसे पुरानी, उनके नेताओं का यह सारा कुचक्र और षड्यंत्र था कि पटरी के दोनों तरफ नाजायज बांग्लादेशियों को बैठा दो, ये हमारे निश्चित वोट बैंक है, और हमारी उत्तराखंड की और जो नैनीताल की, पुराना नैनीताल वर्तमान में उधम सिंह नगर, उसकी 5 सीट हमारी गारंटीड हो जाएंगी। ये इनकी छोटी सोच थी। सर पश्चिम बंगाल में भी तो यही सब हो रहा है, वहां पर शुभेंदु अधिकारी ने भी तो रोहिंग्या और इन घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेजने की पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि पश्चिम बंगाल में जो पापाचार अनाचार हुआ था, अब शुभेंदु अधिकारी जो मुख्यमंत्री हुए हैं, उन्होंने ये कहा कि 3D एक्शन। 3D एक्शन क्या होगा? मैं समझता हूं कि पश्चिम बंगाली में नहीं, पूरे भारत में लागू होना चाहिए कि डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। पहले चिन्हित कीजिए, फिर इनका नाम डिलीट कीजिए और इनको डिपोर्ट कर दीजिए। इनको अब अदालत में मत भेजिएगा, इनको सीधे दीजिए बीएसएफ को, और बीएसएफ इनको जो है सीधे डिपोर्ट करे। आरपीएफ और बीएसएफ को दीजिए, इनकी जिम्मेदारी होगी कि ये पश्चिम बंगाल से इनको सीधे बांग्लादेश डिपोर्ट कर दें। ये बहुत अच्छी परंपरा है। मैं समझता हूं पूरे देश को ये बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में लेकर के इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। और ये आज ही देखिए इस चीज के बारे में चर्चा हो रही है
ये चीज पहले भी हो सकती थी, लेकिन पहले एक जो सरकार थी उसकी तरफ से नॉन कोऑपरेशन था। वो कहती ये हमारी अमानत है, अब ये आपकी अमानत है, जो आप बेचते जाए उनको और बसाते जाएं, उनको और राशन कार्ड दे दें। अगर एक उनका नागरिक प्रमाण पत्र था, मान लीजिए वोटर्स आईडी, तो उनको 4 और पकड़ा दे राशन कार्ड वगैरह। तो वो सरकार से जब कोऑपरेशन नहीं मिल रहा था तो ये कार्रवाई संभव नहीं थी। आज जब एक सरकार आई है जो राष्ट्रवादी है तो ये सब कार्रवाई संभव है और इसका लाभ पूरे देश को उठाना चाहिए अंजू जी, और ये बड़े संतोष का विषय है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि आज भी टीएमसी को लगता है, मेढकी को कभी कभी जुकाम होता है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो हमारे दफ्तरों पर बुलडोजर चला है, हम आंदोलन करेंगे। आंदोलन की तिथि तो आज ही थी, लेकिन सुना कि आंदोलन टाए टाए फिस हो गया। फल्टा में भी इन्होंने कहा था कि साहब वो पता नहीं क्या कर देंगे, जिले सुबहानी, जहांपना, जहांगीर खां, वहां भी मालूम पड़ा कि वोटिंग परसेंटेज जो है अपेक्षित नहीं रही। अब रिजल्ट तो खैर जब आएगा तब की तब क्या, और आ जाए तो क्या, ना आए तो क्या, अब उसका कोई प्रभाव तो पड़ना नहीं, सरकार बन ही गई है। लेकिन अगर ये 5 साल आपने मजबूती से काम कर लिया तो इस 15 साल का जो पाप है वो, और उसके पहले का 50 साल का पाप आप हम अगर धो लेंगे तो देश ही, पश्चिम बंगाल ही नहीं पूरे देश के ऊपर वो बड़ी कृपा होगी। आपने तो ये देखा कि जो भ्रष्ट और अकर्मठ राज कर्मचारी, अधिकारी, आईएएस, आईपीएस है, उनके ऊपर तो नकेल कसी ही जा रही है। नकेल कसने के साथ साथ जो वहां पर जो सबसे जो शीर्षस्थ थे, आरजी कार मेडिकल कॉलेज के जो 3 आईपीएस अधिकारी थे निलंबित, एसएसबी, शांतनु सिन्हा, विश्वास, उसकी बता रहे इतनी प्रॉपर्टीज थी। आपको मालूम है, कुछ अंदाज है आपको इनकी प्रॉपर्टीज कितनी कितनी थी? इनकी जो प्रॉपर्टीज का हिसाब किताब है, इन्होंने आज बताया कि इनकी प्रॉपर्टी का, तो आप चौंक जाएगा इनकी प्रॉपर्टीज की संख्या सुन करके ना जाए। मतलब जितने मैं समझता हूं कि हमारी उम्र ही नहीं है, उससे ज्यादा तो इनके ऊपर इनकी संपत्तियां हैं। और संपत्ति के ऊपर तो खैर बाद में हम बात करेंगे। लेकिन अब देखिए, राजू नस्कर, शुभेंदु अधिकारी ने राजू नस्कर के पास से 18 नाजायज प्रॉपर्टी, सोना पप्पू के पास 24 है, अभिषेक बनर्जी के पास 24 है, और जावेद खान के बेटे के पास है 90 प्रॉपर्टीज। मतलब इन्होंने तो अंधेर ही काट रखा था। और शांतनु सिन्हा विश्वास के तो पूरा बैलीगंज सर्कुलर रोड और बुलका जो पॉश लोकेलिटी थी वो पूरे पे कब्जा कर रखा था। सैकड़ों करोड़ का ये मालिक था। अभिषेक बनर्जी को बताते हैं कि जो कई तल्ले की जो उसने फ्लैट बनाया है, उसमें मालूम पड़ता है एक एक फ्लैट पे सैकड़ों करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगा है, फर्निशिंग में और फिनिशिंग में। खैर, इसीलिए कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल एक सिविलाइजेशनल विक्ट्री है, सांस्कृतिक विजय है, क्योंकि जो संस्कृति वहां पर ममता ने पैदा कर दी थी उसका तो दिखाई पड़ता था कि ये भारतीय सनातन तो है ही नहीं। आज आपको जान के खुशी होगी, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल जब बेलूर मठ गए तो तमाम सन्यासी लाइन में खड़े हैं, शुभेंदु अधिकारी जी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं संतों को। आपको याद नहीं होगा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कभी इस प्रकार का अभिवादन साधु संतों का किया होगा। दिखाई ये पड़ता था, साधु संत दिखाई पड़ जाए तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रास्ता बदल लेते थे, जय श्री राम कह दे तो रास्ता बदल लेते थे, गाड़ी रोक करके धमकाने लगती थी ममता। लेकिन ये कितना अच्छा एक संजोग है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी संतों के चरणों में जाकर, आप देखिएगा आपको बड़ी प्रसन्नता होगी कि साधु संतों से आशीर्वाद ले रहे हैं। आपने देखा ना, तो आपको बहुत आनंद आया होगा देख करके। लेकिन ये संदेश है, ये प्रतीकात्मक होने के साथ साथ ये पूरा संदेश दे रहा है पश्चिम बंगाल की जनता को, पुलिस फोर्स को, कि अब हवा किस तरफ बह रही है। और जब हवा इस तरफ सनातन की बह रही है तो वही होगा जो देश हित में होगा और जनता की प्रति। और अगर मातृशक्ति तो किसी ने आंख उठाई तो उसके दुष्परिणाम होंगे और उसके लिए माफी का खाना नहीं होगा। उन्होंने 60 पॉइंट की एक लिस्ट बनाई है शुभेंदु अधिकारी जी ने। शुभेंदु अधिकारी जी ने जो लिस्ट बनाई है उसमें प्रशासनिक, एंटी क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर, इस तरीके की चीजें और डेवलपमेंट की चीजों को समावेश करके, और ये चीजें डायनेमिक है, ये हमेशा होती रहेंगी। लेकिन ये मॉडल जो है, क्योंकि इस मॉडल में अगर कामयाब होता, जो कि निश्चित हो रहा है और होगा, तो ये आपके बांग्लादेशी लीगल माइग्रेंट्स हैं, रोहिंग्यास हैं, ये वापस जाएंगे। अगर पश्चिम बंगाल से जाने लगे, आपने पूछा कि अब तक क्यों नहीं, अब जब ये जाने लगेंगे तो मध्य प्रदेश वाले भी जाएंगे, उत्तर प्रदेश वाले भी जाएंगे, उत्तराखंड वाले भी, ये हमारी अमानत है, ये इनकी सबकी अमानत जो है वहीं जाएगी। और जिनको बहुत ज्यादा लगाव है कि आखिर गरीब कहाँ जाए, वो भी बांग्लादेश जाए, वहां पे लोग बड़ी बेकरारी से आपका इंतजार कर रहे हैं।
तो गरीबों को सर छुपाने के लिए वहां जाए बांग्लादेश। हमारे यहाँ खुला खेल फर्रुखाबादी अब नहीं चलने वाला है। सर, ये जो जमात ये कहती है ना कि ये गरीब है, सिर छिपाने के लिए कहाँ जाएंगे, सर इन्हीं का तो किया धरा है, इन्हीं का तो वोट बैंक है, ये इन्हीं के राजनीतिक संरक्षण में तो ये बांद्रा में जाकर बसे, इतनी प्राइम लोकेशन की जमीन पर इन्होंने कब्जा किया सर, और इनसे किराया भी वसूलते हैं यही राजनेता, इसी से अपना खजाना भरते हैं, पैसे ले लेकर इनको जो फर्जी आधार कार्ड है, फर्जी पैन कार्ड है, वोटर आई कार्ड सब देते हैं सर। और जिन सुविधाओं पर हिंदुस्तान के नागरिकों का अधिकार है वो सारी सुविधाएं इनको दी जाती है फर्जी राशन कार्ड के जरिए। तो अब ये राजनेता रोएंगे ना, क्योंकि इनका तो वोट बैंक जाएगा। अंजू जी, आपने सही निष्कर्ष है आपका, इनको लाके बसाया गया है। उत्तराखंड के डिस्कशन हम लोगों ने किया था, वहां आपको मालूम होगा पानी की टंकी वहां खुलवाई गई, स्कूल वहां खुलवाए गए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर वहां खुलवाए गए, घर घर जाकर के राशन कार्ड और घर घर जाकर के वोटर्स आईडी बांटे गए। तो सरकारी संरक्षण के मद्देनजर, और सरकारी संरक्षण इसलिए नहीं कि लोकप्रिय जनहित में काम कर रही है, बल्कि अपनी वोट बैंक की राजनीति तुष्टीकरण के चलते इन्होंने वहां ले जाकर के ये देशद्रोही काम किया। मैं इसको देशद्रोही कह रहा हूं। और इसलिए एक दफा बसा तो आपने दिया, लेकिन उसकी फिजा 10-20 साल नहीं बनी कि आप उनकी तरफ देख सकें। लेकिन आज जब ये हालत हो गई कि पश्चिम बंगाल से जब भगाए जा रहे हैं, 3D काम हो रहा है, तो महाराष्ट्र में भी हो रहा है, उत्तर प्रदेश में तो हमेशा होता रहा है, और अब इसको एक गति भी मिल गई है। तो 3D एक्शन, डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट, कोर्ट ले जाने की जरूरत नहीं, सीधे आरपीएफ को दीजिए, बीएसएफ को दीजिए, वो ढकेल देंगे बाहर। एक चीज आपने और देखी होगी जिससे आपको बहुत प्रसन्नता होगी, चिकन्स नेक को रीइंफोर्स करना और बॉर्डर पर बीएसएफ को स्ट्रेंथन करने की तरफ से वहां न सिर्फ फेंसिंग करना, बल्कि उनको और एक्स्ट्रा जमीन देना, जो ममता ने नहीं होने दिया। न फेंसिंग के लिए जमीन दी, न फेंसिंग होने दी, न जो एक्स्ट्रा जमीन देनी थी वो दी। नहीं उन्होंने जो चिकन्स नेक का रीइंफोर्समेंट की बात थी उसका को सवाल ही छोड़ दीजिए। लेकिन आज आपको जान के संतोष होगा कि पश्चिम बंगाल सरकार और भारत सरकार मिलकर के ये तमाम काम कर रही है कि जो चिकन्स नेक था, जिसको आपको याद हो शर्जील इमाम ने कहा था कि वहां इतना मवाद फैला दो कि भारत सरकार या कोई सरकार उसको साफ न कर सके और हम कब्जा कर लेंगे, नॉर्थ ईस्ट का रास्ता हम काट देंगे। क्या शर्जील इमाम तो अपनी खैरियत बताएं उनका, और ये किस बुनियाद के ऊपर या किस तर्क के चलते उसने कहा कि चिकन्स नेक पे मुसलमानों का हक पहले है? किस बेसिस पे कहा था उसने कि चिकन्स नेक पर मुसलमानों का हक है? चिकन्स नेक पे या भारत के प्रत्येक भूभाग पर भारत और भारतीयों का अधिकार है। मुसलमानों का तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन प्रत्येक भारतीय नागरिक और भारत देश का अधिकार है। और जो जातीयता की बात करके कोई एक अधिकार मानता है, उसका स्थान जेल के अंदर है, जो कि शर्जील इमाम है अभी। तो आपने देखा होगा कि ये जो डेवलपमेंट 4 मई के बाद आपने जो रिजल्ट्स देखे होंगे, चिकन्स नेक का रीइंफोर्समेंट, बांग्लादेश बॉर्डर का रीइंफोर्समेंट, बॉर्डर की फेंसिंग का होना, और जिस तरीके से बताया गया कि आज तक अंजू जी 5 लाख घुसपैठिए वापस जा चुके हैं बांग्लादेश। और 5 लाख घुसपैठिए जाने का मतलब आप समझ सकते हैं, छोटे मोटे शहर की आबादी अगर इसी तरीके से प्रगति रही, 4 तारीख से लेकर के अभी 20 दिन नहीं हुए, अगर इस तरह से 5-5 लाख 10-10 लाख जाते रहे, तो मान के चलिए कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था, जीडीपी और यहाँ की जनसंख्या पे बड़ा उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, अपराध स्थिति पे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ओवैसी हैं और अबू आजमी, ये तो खैर अपना इस तरीके की अनर्गल प्रलाप करते ही रहेंगे, उससे कोई असर नहीं पड़ता। सर, जैसे अभी आपने कहा ना कि ये जो चिकन नेक थी, शर्जील इमाम ने स्टेटमेंट दिया था, भाषण दिया था कि ये तो मुसलमानों का हक है। सर, उसके आसपास की जो सीटें थी पश्चिम बंगाल की, वो भी तृणमूल कांग्रेस के विधायक वहां से जीतते थे, और वहां पर भी बड़े स्ट्रेटेजिकली रोहिंग्या और घुसपैठियों को बसाया गया, जबकि एक जमाने में वो सारी जगह जो थी वो हिंदू बहुल इलाके थे। लेकिन इस बार वहां पर बीजेपी जीती है, तो सर वहां से भी तो इनको भगाना पड़ेगा ना, क्योंकि इन्हीं के बलबूते ही वो कहता था कि उस पर इतना मवाद फैला दो कि उस पर कब्जा कर लो। लेकिन अब तो कुछ नहीं रहेगा ना वहां पर जैसे ही बीएसएफ की एंट्री हो रही है सर चिकन नेक पर भी, ये सारे वहां से खदेड़े जाएंगे, भगाए जाएंगे। निश्चित अंजू जी, अब मवाद वहां नहीं, मवाद तुम्हारे मुंह पर, तुम्हारे जो आका हैं उनके मुंह पर फैलाया जाएगा। तुम्हारी औकात यही है कि तुम सेप्टिक टैंक की औलाद हो, और सेप्टिक टैंक से ऊपर तुम्हारी औकात नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा, पश्चिम बंगाल की महान धरती के ऊपर केवल संविधान और भारत माता का आधिपत्य था, है और सदैव रहेगा। कुछ दिन इन्होंने नाजायज कब्जा किया, लेकिन अब उस नाजायज कब्जे को हटाने का वक्त आ गया है। और यह संतोष का विषय है
कि जितनी आपको भी हमें भी अपेक्षा और उम्मीद नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा गति से शुभेंदु अधिकारी ने जो काम शुरू किया है, परमात्मा उनको और शक्ति सामर्थ्य दे। जिस तरीके से बेलूर मठ में जाके शुभेंदु अधिकारी ने आशीर्वाद लिया संतों महात्माओं का, हमें लगता है कि वो सबसे ज्यादा अधिकारी हैं इस आशीर्वाद के, और उनकी प्रगति और उनका ओज आज उनका वही स्थान है जो अर्जुन का महाभारत में था। पूरा देश शुभेंदु अधिकारी जी को देख रहा है कि उनका रथ गंतव्य और विजय की तरफ अग्रसर हो। सर, अब तो पश्चिम बंगाल में उन्होंने सीएए भी लागू कर दिया है और साफ कहा है कि जो सीएए के दायरे में नहीं आएंगे, मतलब जाहिर सी बात है रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी पाकिस्तानी, उनको भी सीधे सीधे बीएसएफ के हवाले करना है। करना भी चाहिए। जब तो शुभेंदु अधिकारी जी ने बिल्कुल सही कहा, मैं सहमत हूं और आप भी सहमत होंगी, उनको बाहर जाना ही चाहिए। अब बिल्कुल वो लिस्ट पुख्ता बन जाए और उनको बाहर किया जाए, बाहर का रास्ता दिखा दे। बहुत दिन उन्होंने जो है मुफ्त की रोटी तोड़ दी और जो कल्याणकारी योजनाएं थी उनका लाभ ले लिया। अब समय आ गया है कि एक एक पाई पाई का अंजू जी हिसाब किया जाए। सर, अब जबकि चिकन नेक पर भी जमीन जो है वो बीएसएफ को सौंप दी गई है, फेंसिंग के लिए भी जमीन बीएसएफ को दे दी गई है, शुभेंदु अधिकारी सरकार ने ये बड़े फैसले कर लिए हैं। अब आपको लगता है कि सुरक्षा एजेंसियों ने भी राहत की सांस ली होगी, क्योंकि ये जो बॉर्डर था बांग्लादेश के साथ, ये बड़ा पोरस था, यहीं से रोहिंग्या और घुसपैठी आ रहे थे और पूरे देश में जा रहे थे। ये पोरस बॉर्डर था, ये सरदर्द था 1971 से और उसके पहले से भी, जब इस तरीके की अवांछनीय गतिविधियां शुरू हुई। और पिछले 10-15-20 वर्षों में तो इन्होंने देश के लिए एक सुरक्षा का प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया था। कैसे? नाजायज बांग्लादेशियों का आवागमन, अपराधियों का और चरमपंथियों का आवागमन, नाजायज तस्करी, हथियारों का आवागमन नाजायज, कैटल स्मगलिंग, मानव तस्करी, इन तमाम चीजों का ये गेटवे था। आज ये उम्मीद की जा सकती है कि शुभेंदु अधिकारी जी की सरकार कम से कम 90 दिन के अंदर इसको पूरी तरीके से अभेद्य बना देंगी और अब इस प्रकार की अवांछनीय गतिविधियां नहीं होंगी। वो राष्ट्रीय सुरक्षा, पश्चिम बंगाल की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक और अपरिहार्य है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, क्योंकि अब वो वक्त आ गया है जब रोहिंग्या और घुसपैठी जो है वापस अपने देश जाएंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल उनके लिए सबसे बड़ी पनाहगाह था सर, सबसे ज्यादा उनको सुरक्षित वहीं रखा जाता था। और वहीं पर शुभेंदु अधिकारी ने सीधे कह दिया कि अब अदालत भी नहीं ले जाए जाएंगे, इनको डिटेंशन सेंटर में भी नहीं रखा जाएगा, सीधे बीएसएफ को दिया जाएगा और वो इनको पुशबैक कर देंगे बांग्लादेश की तरफ। तो ये कार्रवाई जितनी तेज रफ्तार से हो रही है सर, उतनी तेज रफ्तार से उस पूरी जमात के नेताओं के पेट में दर्द हो रही है, जो इनको अपने राजनीतिक फायदे के लिए वोटों की खातिर यहां लाए थे और यहां लाकर उनको बसाया गया था। तो अभी तो उनके रोने गाने के दिन है सर, देखते हैं और किस तरह से रोएंगे गाएंगे, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जिस रफ्तार से बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं उसमें फिलहाल फुल स्टॉप लगता नजर नहीं आ रहा है। सर, आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। नमस्कार अंजू जी, बड़ी कृपा की आपने। जय हिंद, वंदे मातरम।